हम लोग ग्राउंड स्टेट देख लिए, एक्साइटेड स्टेट जान गए, फिर एक्साइटेशन जान गए और एक्साइटेशन पोटेंशियल जान गए हैं। अब लिखिए, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला नहीं है, ठीक है। बट ऐसे तो आप लोग को पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा दिया हूँ 12th क्लास का स्टूडेंट, ओल्ड बैच का, तो वहाँ पे समझ में आ ही जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है। और वहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं, बट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। आयन, यहाँ देखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा। पहले समझ लीजिए, फिर एक लाइन लिखवा देंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ? 1 से इन्फिनिटी तक। कितना अमाउंट? मिनिमम, मतलब जस्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। और n इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुँचने का मतलब है कि एटम से ऑलमोस्ट डिटैच। इनफाइनाइट ऑर्बिट पहुँचने का मतलब क्या है कि एटम से ऑलमोस्ट बाहर आ गया। लेकिन मिनिमम एनर्जी जितना चाहिए उससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा सर? उस बचा हुआ रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादा ये होगा कि किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो लिखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी। कैटलिस्ट के नियर बाय में पीजी में रहने वाले बच्चे सब सुन पा रहे हैं? पीजी से में रहकर भी क्लास नहीं करते हैं? अच्छा, सुन रहे हैं ना? क्लास हो रहा है। 2 मिनट के डिस्टेंस पे रहते हैं। अब 2 मिनट के डिस्टेंस पे भी क्लास कर लेते हैं घर से। अभी के टाइम पे बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि कोरोना का टाइम है। अभी तो शाम में घूमते फिरते निकल जाना चाहिए। चलो क्लास करके आते हैं, राइट। फ्रेश एयर भी मिल गया, क्लास भी कर लिए, पता ना, घूमते हुए निकल गए, थोड़ा माहौल चेंज हो गया है। ये बात मैं कह रहा हूँ जो कैटलिस्ट के नियर बाय में रहते हैं। शुभांकर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैटलिस्ट के नियर बाय में रहने वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, जो कैटलिस्ट जो पीजी में रहते हैं, जो ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हैं। हाँ, बारिश तो है सर, तो बारिश में भीग के आ गए ना, राइट। चलिए डिफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कुछ तो बोलना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर infinity is called ionization energy, but this definition valid for what? One electron system. करेक्ट है ना? तो क्या इतना लिख दिया जाए एवरीवन? -13.6 जेड स्क्वायर बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दें। अब -13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, करेक्ट है ना? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? अब थोड़ा फास्टली बोला कीजिए आप लोग। 0 और माइनस माइनस बिकम्स, और आयोनाइजेशन एनर्जी तो ऐसे भी एंडोथर्मिक सेंस देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई की डिवाइड कीजिएगा तो बात तो ही रह जाएगा। और ध्यान से अगर देखेंगे तो नहीं तो सर अब कुछ शॉर्टकट हो जाए, तो शॉर्टकट यही है कि समझने के लिए डिफिनेशन के लिए वो हो गया
बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक लाइन लिखने के लिए, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट का एनर्जी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, हाँ या ना, ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये अगर 13.6 लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिएगा, ये फास्ट होने के लिए, ठीक है, क्योंकि ले देकर तो बात वही होगा, ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे माइनस जो रहेगा माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा। अभी मैं प्रॉब्लम एक भी नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, मेरा इस टॉपिक में अब दिमाग में चल रहा है कि पहले एक थ्योरी को एक लाइन से कवर कर लेते हैं, फिर एक लाइन से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, आसान से आसान। क्या नेटवर्क नहीं है क्या? बाकी लोग नज़र आ रहा है? ठीक है, तो बॉक्स में लिखे हैं, नहीं मेरा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दिस वन, ये इसके अंदर जेड स्क्वायर रहेगा ना। चलिए अब चलिए भाई, यहाँ से तो जब आयनाइजेशन एनर्जी हो गया तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, ई से डिवाइड कर देंगे। यहाँ लेकिन उस टाइम पे थोड़ा लाइफ आसान रहने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी को किस में लेना है, ईवी में लीजिएगा, जूल में भी रहेगा फिर भी इसको ईवी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे इसका लाभ उठाना है, अगर ए दिया रहेगा तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, बट वो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, किसमें निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि आप ईवी ई से मल्टी वहाँ इसका रहेगा यूनिट वोल्ट और इधर आके हो जाएगा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, अब एक मिनट रुकिए, इस पे कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, इन तीनों का यहाँ आयनाइजेशन का ऑर्डर पूछा जाएगा और मैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना कर ही दिया हूँ, क्या ऑर्डर हो जाएगा, नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, क्योंकि आयनाइजेशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेना है, राइट। इसका मतलब है ग्रेटर देन Li2 प्लस, ग्रेटर देन हीलियम प्लस, ग्रेटर देन हाइड्रोजन। क्या मैंने सही लिखा ऑर्डर एवरीवन? खासकर मेडिकल वाले बच्चे देखिएगा, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह में इसका लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट, यहाँ देखिए, पीरियोडिसिटी में इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, बट फिर भी एक बार देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन को आउट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को आउट किए होंगे। तो पहले तो ये हुआ होगा, हाँ या ना, इसको पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, बट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अब बोर मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, करेक्ट। बट यहाँ से यहाँ तक तो बोर मॉडल दिमाग में सोच सकते हैं, बट इसको हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और ओवरऑल क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस सेकेंड। बट इसमें फर्स्ट और सेकेंड में किसका कौन सा आप बोर मॉडल के हेल्प से निकाल सकते हैं, सेकेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या सेट किया जाएगा इस पे कि आपको ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी दिया रहेगा,
एग्री? और आपसे फर्स्ट आंसर पूछा जाएगा और सेकेंड नहीं दिया रहेगा। अरे मान लीजिए कि क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ये दे देंगे ओवरऑल, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दिया हुआ है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने वैल्यू दे दिया ओवरऑल का, करेक्ट? तो क्या फर्स्ट निकल जाएगा? कैसे? तो सर सेकेंड तो निकाल लेंगे बोर मॉडल के हेल्प से, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ तो आपसे एक्सपेक्टेशन रखा गया होगा। तो यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इक्वल टू x इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड माइनस कर सकते हैं। और सर ये कहाँ से आ जाएगा? लिख लीजिए बोर मॉडल के हेल्प से, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए एक मिनट रुकिए। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि सपोज कीजिए कि हीलियम के बारे में, इस एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर रहे हैं, करेक्ट? बट ये 2 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम नहीं आउट होता है, 1 बाय 1 इसको तोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आना इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ओवरऑल एक कैंसिल होकर मुझे मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एक्चुअली आपका टोटल आयोनाइजेशन या ओवरऑल है, और इसके अंदर दोनों का समेशन है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल, इसके लिए इज द सम ऑफ व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया? अब इस पर एक बढ़िया, मैं देखिए क्वेश्चन कहीं पे मुझे मिला होगा तभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है? और आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा। अब ये नहीं सोचना है कि सर नहीं शायद इसका वैल्यू कम हो जाएगा बोर मॉडल में जो सेकंड मिलता है उससे, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन सेट करेगा अपना दिमाग लगा के सेट करेगा कि 2 आंसर का सम क्या किसी एक से कम होगा, जबकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? तो ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो ये वैल्यू दिया रहेगा और लेकिन ये बस यही दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। अब तब पूछा जाएगा फाइंड आउट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, करेक्ट? ये लेकिन ये नहीं दिया रहेगा, ये आपके लिए छोड़ा जाएगा, यही तो इसमें कॉन्सेप्ट था। तो सेकंड किसके हेल्प से निकाल लेंगे? बोर मॉडल के हेल्प से। और सेकंड निकल गया, ये वैल्यू पता है, तो क्या यहाँ से जब निकल जाएगा जस्ट लाइक दिस, ओवरऑल इक्वल टू व्हाट? दिस प्लस दिस। अब फर्स्ट निकालना है सेकंड बोर मॉडल के हेल्प से, तो हम लोग का फर्स्ट निकल जाएगा, करेक्ट है ना? अब लिखिए स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी। यहां देखिए, तो बोर मॉडल में आयोनाइजेशन एनर्जी को फिक्स कर दिया गया है कि ऑर्बिट नंबर 1 से ही जाएंगे। कहाँ तक? n इक्वल टू इन्फिनिटी। बट बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग रहेगा, करेक्ट है? डिफरेंट ऑर्बिट का डिफरेंट रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए, ये है n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से यहाँ तक आना क्या बोलिएगा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर n इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या इसको बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट?
1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और अगर यहाँ से यहाँ तक के जितना रिक्वायरमेंट होगा तब इसको क्या बोलिएगा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर सेकेंड ऑर्बिट। और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या बोलिएगा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर थर्ड ऑर्बिट। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एक जनरलाइज कर रहे हैं n इक्वल टू n है, तो इसको क्या पढ़िएगा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट। तो क्या बाइंडिंग एनर्जी हर ऑर्बिट का सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग अलग। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट का, और सबसे कम किसका रहेगा, 0, राइट। तो एक्चुअल में पहला बात तो ये होगा कि मैं इसको डिफिनेशन दे दूंगा, पहले फार्मूला बना लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, मान लेते हैं कि ऑर्बिट नंबर n से n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, तो दिस द बाइंडिंग एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 कीजिएगा तो बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का रहेगा, n इक्वल टू 2 तो बाइंडिंग एनर्जी सेकेंड, n इक्वल टू 3 तो बाइंडिंग एनर्जी थर्ड। बट नहीं लगता ये वैल्यू 0 रहेगा, तो बचेगा क्या, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस, क्या इसको 0 लिख दिया जाए, माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस, कितना हो जाएगा 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है ना एवरीवन। तो शॉर्टकट में क्या, तो सर शॉर्टकट में ये लिख दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व करने के लिए जिस ऑर्बिट का बाइंडिंग एनर्जी पूछेंगे उसी ऑर्बिट का टोटल एनर्जी का मॉडुलस ले लीजिए, मैग्नीट्यूड। लास्टली तो हो तो वही रहा है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब बस एक लाइन मिला लीजिए सिर्फ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट n, फ्रॉम एनी स्टेट n टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, एनी स्टेट n, कोई भी स्टेट n से n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, एनी ऑर्बिट नंबर, राइट, n टू n इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी फॉर दैट स्टेट, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी फॉर दैट स्टेट, ठीक है ना। तो यहां देखिए, अब बातों को समझिए, विच वन इज मोर जनरलाइज, आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन तो सिर्फ एक ऑर्बिट के लिए, तो नहीं लगता कि आयोनाइजेशन एनर्जी द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोले या फर्स्ट ऑर्बिट का बाइंडिंग, डिफरेंट वैल्यू रहेगा या सेम वैल्यू रहेगा। एक लाइन और मिला लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। और स्पेशल केस क्या है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी। हो गया ना। यहां देखिएगा, मान लेते हैं कि अगर आपको बोला गया, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी सप्लाइड बाय फोटोन इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जिस फोटोन से सप्लाई कर रहे हैं वो कितना सप्लाई कर रहे हैं, ऑन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम
विच इज इन ग्राउंड स्टेट। करेक्ट, बातों को समझिए। और तब आगे चलकर, अब सिर्फ सुन लीजिए, तब आगे चलकर पूछा जाएगा फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे आगे कुछ बोला ही नहीं जाएगा। क्या बोला जाएगा? फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो उसके स्पीड के कारण आएगा, उसके स्पीड के वजह से आएगा ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल क्या होता है? मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन इतना तो जानते होंगे, HYMB होता है, राइट। मतलब स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो तब आपको पता चलेगा जब वो किस ऑर्बिट में है, या ऑर्बिट में है या नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कितना दिया? तो भाई यहाँ पे जस्ट समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, डैम श्योर। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैंने जो एनर्जी सप्लाई किया उसमें एक फोटोन का एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और जिस हाइड्रोजन पे सप्लाई कर रहे हैं वो हाइड्रोजन किस स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में। अब तब पूछा जाएगा फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इतना ही मान लीजिए, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालिएगा? तो स्पीड निकालने के लिए तो पहले आपको ऑर्बिट नंबर चाहिए कि कहाँ पे जाएगा एनर्जी लेकर। बट यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, आयनाइज सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी कितना है हाइड्रोजन का? ऑर्बिट नंबर 1 में था ना, तो E1 का मैग्नीट्यूड हाउ मच भाई? इसका उस जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है उसका एटम से ही आउट होने के लिए बस इतना चाहिए था, और आपने सप्लाई कर दिया इतना। तो अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में रुकेगा क्या, या डायरेक्टली n = इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, और उसके बाद भी उसके पास एनर्जी बचा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अब एटम के अंदर नहीं रहेगा। करेक्ट है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले कंपेयर कर लेना है। क्या कंपेयर करना है कि एक मिनट पहले सुन लेना है। तो कंपेयर पहले ये करना है कि जितना एनर्जी का फोटोन सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है या कम है। करेक्ट? क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सैंपल मेरा ग्राउंड स्टेट में नहीं, ऑर्बिट नंबर 3 में हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उस टाइम पे 3rd ऑर्बिट का बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे। ये आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को सोचने का तरीका। और अगर ये वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्बिट नंबर 1 में रहेगा तो उसको आयनाइजेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, से अगर ज़्यादा रहेगा मतलब वो एटम में नहीं रहेगा, और अगर कम में रहेगा तो फिर बात करेंगे कि किस ऑर्बिट में जाएगा। और किस ऑर्बिट में जाएगा तो ऐसे कर देंगे En2 माइनस वाट En1, तब मुझे ऑर्बिट N2 निकल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा तो किसी ऑर्बिट में टिकेगा या एटम से डिटैच हो जाएगा। तो या इस केस में आप कंपेयर करके देख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू था इतना और आप सप्लाई कितना कर रहे हैं इतना, तो कुछ बचा हुआ ही रह जाएगा। तो क्या इस केस में हम लोग बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, हाँ या ना? और ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी? ये है काइनेटिक जब जो इलेक्ट्रॉन आउट होने के बाद जो बचा रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। करेक्ट है ना? तो क्या करना है एवरीवन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में? सर क्या करना है कि जो वैल्यू एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको हम लोग चेक कर लेंगे किसके साथ? आयनाइजेशन या बाइंडिंग एनर्जी के साथ। अगर ज़्यादा है तो ऐसे कर देंगे, कम है तो कम रहेगा तो क्या करेंगे? तब 2 और तब इसका मतलब है कि अंदर ही रहेगा और तब एनर्जी ऑफ फोटोन कर लेंगे। ठीक है? इस पर क्वेश्चन जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं आपको हिंट दोबारा कर दूंगा। बट इस केस में इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो एटम से बाहर निकल गया उसका रहेगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6। मुझे ये आपको समझाना था। इस टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है? चलिए स्टूडेंट, अब ध्यान सुनिएगा। यहाँ देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम? एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। क्या होता है? नाम सुने ना, स्पेक्ट्रम, तो बैंड स्पेक्ट्रम, राइट।
बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आपको मैंने बोल दिया कि आपको 90 किलो हर्ट्ज से 95 किलो हर्ट्ज का परमिशन दिया गया है। इसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी। इसके अंदर नॉट ए सिंगल फ्रीक्वेंसी जो आपके लिए अलाउड नहीं है, सब फ्रीक्वेंसी अलाउड है। तो आपको एक बिट्स मिला ना, जैसे आपको बोलते हैं एक्स का वैल्यू, डोमेन निकालते होंगे आप लोग, तो डोमेन निकालते हैं तो अगर ऐसा वैल्यू मिलता है तो भाई इसमें आपको एक क्या मिला, डोमेन, बोल ही रहे हैं डोमेन, इनफाइनाइट वैल्यू मिल गया है इसके अंदर, राइट। 3 से 6 के बीच में सारा वैल्यू अलाउड है, तो बैंड है, क्या है, बैंड। और ऐसे बोलेंगे x इक्वल टू, ऐसे बोलते 3 and 6 ओनली, तब इसको सेट थ्योरी में ऐसे लिखते हैं, हाँ है ना, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, बैंड मिला या सिर्फ 2 वैल्यू, यहाँ पे कितना, इनफाइनाइट। तो जब पार्टिकुलर जो 1 या 2 वैल्यू मिल रहा है मतलब डिस्क्रीट है, 3 के बाद 6 के बीच में बाकी कोई वैल्यू, फिर मिला 6, 3 के बाद क्या मिला 6, उसको हम लोग बोलेंगे बस। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी जो मिलता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, अब एक मिनट रुकिए। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वन ट्रांजिशन इमिट ऑलवेज वन फोटोन, वन ट्रांजिशन इमिट ऑलवेज व्हाट, और उस फोटोन का कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो उस पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का सिंगल वैल्यू रहेगा। दैट्स वाई उसको क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, करेक्ट। दैट्स वाई जो आप बामर से, लाइमन सीरीज जो भी नाम सुने हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम नहीं है भाई, और डिस्क्रीट वैल्यू मिलता रहता है। तो कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम। इतना समझ में आ गया। तो हेडिंग बनाया जाए, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर यहां देखिए, किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन ये सारा बात कर रहे हैं अभी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, करेक्ट। यहां देखा जाए एवरीवन, ज़्यादा कुछ लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे बोले तो लाइमन सीरीज का डिफिनेशन क्या होता है, लाइमन सीरीज का डिफिनेशन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे और डायरेक्टली कहाँ जंप करे, ऑर्बिट नंबर 1 पे, तो वहाँ से जो सीरीज मिलेगा, जो भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मिलते रहेगा, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, उस सीरीज का नाम दिया गया है लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप टू ऑर्बिट नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप फ्रॉम वेयर टू वेयर, हायर ऑर्बिट टू डायरेक्टली, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली ऑर्बिट नंबर 1, तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। क्या सेंटेंस बनाने का रिक्वायरमेंट है या खुद से बना लीजिएगा, हो जाएगा ना। तो लेकिन ये बोलने का रिक्वायरमेंट है कि 1 मिनट रुकिए, मैं टाइम दूंगा, कि लाइमन सीरीज में बेस लाइन फिक्स हो जाता है ऑर्बिट नंबर 1, राइट। लोअर एनर्जी लेवल फिक्स रहता है और हायर एनर्जी लेवल वेरिएबल रहता है, लेकिन वहाँ से डायरेक्टली जंप करना पड़ेगा, डायरेक्ट कूदना पड़ेगा, राइट। कहाँ पे, ऑर्बिट नंबर 1 पे, ब्रेक जर्नी नहीं, डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए 2 से 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ, बाद में सबका बेस लाइन को फिक्स कर देंगे, पहले 1 बाय 1 पढ़ा लेते हैं। और 3 से 1 सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और 4 से 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि जानना कि फर्स्ट लाइन किसे बोलते हैं, थर्ड लाइन किसे बोलते हैं, करेक्ट। ये रहेगा थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अरे क्या रहेगा,
लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोलिएगा? इसके बाद लाइमन सीरीज का सीरीज खत्म, लिमिट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। ध्यान से सुन, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, शब्दों को विच्छेद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद, सीरीज लिमिट, उस सीरीज का लिमिट खत्म, उसके बाद कोई लाइन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में लास्ट लाइन ऑफ किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन को क्या बोलेंगे? सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इसको व्हाट, और लास्ट लाइन क्या रहेगा? ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी से उस बेस लाइन पे, वो सारे सीरीज के लिए बोल रहे हैं। अगर बामर रहेगा तो बेस लाइन ऑर्बिट नंबर 2 हो जाएगा, बट डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक? ऑर्बिट नंबर n से इन्फिनिटी से, लाइमन है इसलिए 1 बोल रहे हैं, बामर रहेगा तो उसका बेस लाइन 1 रहेगा। तो क्या बोलना है कि लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, लास्ट लाइन तो पहचान जाएगा ना, बामर रहेगा तो लास्ट लाइन क्या बोलिएगा? इन्फिनिटी से 2 बोलेंगे। कौन कौन सा लाइन होता है, कौन कौन सा सीरीज है, नाम बोलिए तो? लाइमन, बामर, पासन, पीफंड, ब्रैकेट कौन सा नंबर था? लाइमन पहला हो गया, बामर, पासन, ब्रैकेट, पीफंड, और लास्ट वन इज हम्फ्री। लास्ट वन नहीं है, हम लोग को वहाँ तक पढ़ना है, राइट? ये इतना सीरीज पढ़ना है। चलिए तो इसे लिख लीजिए, ये है मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये क्या हो गया? सेकेंड लाइन। ये क्या हो जाएगा? थर्ड लाइन। और ये क्या हो जाएगा? लास्ट लाइन। अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए, जो ऑब्जर्व करेंगे उसको मैं खुद ही लैंग्वेज दे दूंगा पॉइंट बनाकर, एक जनरलाइज स्टेटमेंट। इसमें जितना भी लाइन मिला है, लाइमन के अंदर जितना भी लाइन मिला है, वो लाइन किसका रहेगा? फोटोन इमिट होगा, एब्जॉर्ब नहीं। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन में है, कर रहा है, करेक्ट? कहाँ से कहाँ तक? हायर से लोअर, और लोअर का बेस लाइन फिक्स कर दिया ऑर्बिट नंबर 1। तो लिस्ट इनर्जेटिक फोटोन कहाँ से मिलेगा? इन ऑल लाइमन लाइन्स लिस्ट इनर्जेटिक फोटोन जो जाने वाला है, सबसे कम एनर्जी गैप तो यही है ना, राइट? अब मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन क्या रहेगा? यस, तो लिस्ट इनर्जेटिक फोटोन है, इसका लैम्डा मैक्सिमम रहेगा। अब मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन है तो लैम्डा मिनिमम रहेगा। एग्री? लिखिए, अब लिखिए, इन लाइमन सीरीज बेस लाइन इज फिक्स्ड, दैट इज ऑर्बिट नंबर 1। In Lyman series, base line is fixed and that is orbit number 1. इसे लिखवाने का रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन किसको पढ़ेंगे, सेकंड लाइन, या डायग्राम इटसेल्फ से समझ में आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट बनाइए। लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, जनरलाइज स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। Last line of any series is called series limit. Last line of any series is called series limit. ठीक है? Next point. Most energetic photon of any series. Most energetic photon of any series कौन सा रहेगा everyone? Last line. Most energetic photon of any series is the last line of that series. और लास्ट लाइन समझ रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक आएगा? इन्फिनिटी से उस सीरीज का बेस लाइन तक, राइट? तो मोस्ट इनर्जेटिक ये है, तो क्या इसमें यहाँ देखिएगा, तो ये फोटोन अगर मोस्ट इनर्जेटिक है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगा, तो लैम्डा क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। इसका मतलब लास्ट लाइन का लैम्डा मिनिमम और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, क्योंकि यही क्या रहेगा? मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन रहेगा। तो इसके लिए क्या बोलिएगा? ये मेरा फर्स्ट लाइन है ना एवरीवन,
तो यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्डा मैक्स रहेगा, करेक्ट। सेकेंड मैक्स कौन रहेगा फिर, सेकेंड लाइन। और फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है फर्स्ट लाइन क्या रहेगा, यहां से लिस्ट इनर्जेटिक फोटोन मिलेगा। हो गया। चलिए एक काम कीजिए, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन फॉर लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन बोलना जरूरी है। एक मिनट स्टूडेंट सॉल्व मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए आपका लाइफ थोड़ा आसान बना देते हैं। 1/r यहाँ पे क्या था, रेडबर कांस्टेंट, राइट। 1/r का वैल्यू पहले बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ये बार बार आते रहेगा। मैं कितना 91 नैनोमीटर के आसपास आता है। हाँ वही तो मैंने भी बोला, 91 नैनोमीटर, राइट। मतलब आप भी करेक्ट हो, मैं भी करेक्ट हूँ। 1.097, वेरी गुड, इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ऊपर जाके मीटर हो जाएगा। इसे जहाँ बाकी ड्रॉपर बैच के बच्चे थोड़ा सा पेन चलाइए और कैलकुलेट करके देखिए तो कितना आता है। नहीं कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कुछ घटा थोड़े है, स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। चलिए इसको फिर उसके बाद मैं आपको टास्क देता हूँ, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करिएगा। देखिए तो मोटा मोटी यही आएगा। देखिए इससे हमने इतना आता है वैल्यू। एक बहुत बड़ा काम आप लोग कर लिए, इसका अब हम लोग फ़ायदा उठाएंगे, राइट। इसको रट जाना है, जैसे HC का वैल्यू रट गया है ना, वैसे इसको भी रट जाइए। आज के बाद क्या करना है, मेमोराइज इट। अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और उसमें भी हाइड्रोजन के लिए क्या हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं एवरीवन, RZ² 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, Z² तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का लैम्डा R, ठीक है, 1/λ, राइट। तो λ1 कितना हो जाएगा, 1/r, करेक्ट है ना। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, सॉरी एवरीवन, ये फर्स्ट लाइन नहीं, लास्ट लाइन 1/r। तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ r भी जान गए और इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू भी जान गए, क्योंकि ये वैल्यू रटा हुआ है अब मेरा, ठीक है। और फर्स्ट लाइन का तो λ1 फर्स्ट लाइन इक्वल टू RZ² 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 3R/4। तो लैम्डा कितना हो जाएगा
4/3r, बट 1/r तो हम लोग के हाथ में है, न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड। इसका आप लाभ उठाइए। 121.46 नैनोमीटर, करेक्ट। बट इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का लाइमन सीरीज का लैम्डा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा भाई? तो यही बोलेंगे ना कि मैक्सिमम से मिनिमम तक। बातों को समझिए, मैक्सिमम से मिनिमम तक, करेक्ट, सही लिखा। बट वो मैक्सिमम वैल्यू है कितना? 4/3r, करेक्ट। और मिनिमम वैल्यू कितना है? बट इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो मिल रहा है ना, 1 मिनट रुकिए, एक कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, ये क्या बैंड है? ये यहाँ पे एक डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यू है। बोले क्यों डिस्क्रीट? 2 से 1, फिर 3 से 1, फिर 4 से 1। यहाँ पे नॉट, यहाँ इसके अंदर सारा वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि राकेश सर लिख दिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में तो बैंड बना दिए, राइट। ये डिस्क्रीट वैल्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक है 91.1, तो दूसरा कितना आ गया है 121.4। तो ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू मिलते रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में ही मिलेगा, करेक्ट। इसलिए ये लिखने का मतलब ये नहीं कि मैंने बैंड स्पेक्ट्रम के लिए बात किया। इसके बीच में जो वैल्यू मिलेगा, और कंटिन्यूअस वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट मिलेगा, करेक्ट है ना एवरीवन। ये कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर 20 के बीच में ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ये मेरा स्टेटमेंट कंटिन्यूअस वैल्यू है या डिस्क्रीट वैल्यू है? 1 के बाद 2 मिलेगा, और 1 और 2 में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको काउंट नहीं करना है, करेक्ट। तो उसको अगर वैल्यू लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा? 1 2 3 4 ऐसे करके। इसलिए ये लिखने से पहले भी मेरे, हालांकि कहीं कहीं पे लिखा रहता है, मैं भी ऐसे लिख दिया, बट उसमें मुझे डर इस बात का है कि आप लोग सोच लेंगे कि इसके बीच में ऑल वैल्यू, क्या इसके बीच में ऑल वैल्यू रहेगा या डिस्क्रीट वैल्यू रहेगा? डिस्क्रीट लाइन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिएगा, बात मत कीजिए भाई। विजुअल कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है मोटा मोटी? 350 नैनोमीटर से। अब इसमें बात यह है ना, कभी कभी देखते हैं, कभी फ्लाइट पे चढ़िएगा तो ऊपर जाइएगा तो बहुत सूरज का तेज रोशनी लगेगा, थोड़ा यहाँ तो फिल्टर होकर आता है ना, कुछ क्लाउड में कुछ इंटेंसिटी कम होता है, राइट। उसको बोलते हैं स्क्रीन होना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। बट ऊपर जब रहिएगा बादल के ऊपर तो स्क्रीन नहीं करेगा। हम देखते हैं तेज रोशनी, अल्ट्रा, लगता है कि अल्ट्रा वायलेट जैसा भी है, राइट। तो अब यहाँ पे नहीं कि नहीं सर यहाँ पे तो 350 है, अब कोई बोला नहीं सर 349 में भी तो नज़र आता है थोड़ा। भाई मेरा कहने का सेंस है कि उसके बाउंड्री पे थोड़ा बहुत आगे या पीछे हो सकता है, ये कुछ ऐसा ही बात है कि यहाँ पे VIBGYOR है, करेक्ट, करेक्ट है ना। अब इस बाउंड्री पे क्या बोलिएगा, प्योर ग्रीन या प्योर ब्लू? यस, ब्लू इज ग्रीन, यही रहेगा ना। इसका मतलब ब्लू कम होते थे ग्रीन में मर्ज कर रहा है, बैंड है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे, लेकिन मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली मैं 350 ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना एवरीवन? बट हाइड्रोजन का कोई भी लाइन विजुअल में आएगा, देखिए तो हाइड्रोजन का जो मैक्सिमम लैम्डा था, हाइड्रोजन का जो मैक्सिमम लैम्डा का वैल्यू था वो इसके विजुअल के मिनिमम से भी कम है, राइट। हाइड्रोजन का तो लैम्डा जो लाइमन तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना हाइड्रोजन का, 91 नैनोमीटर से किसके बीच में? 121 नैनोमीटर के बीच में मोटा मोटी। ये है मेरा लाइमन हाइड्रोजन का। अब विजुअल भाई 350 से शुरू होता है। यहाँ से कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन इज दैट कि लाइमन सीरीज का ऑल लाइंस हाइड्रोजन का अल्ट्रा वायलेट जोन में रहेगा। किस जोन में रहेगा? अल्ट्रा वायलेट जोन में।
ये मैं नहीं बोल रहा, तो डेटा ही बोल रहा है। और फिर भी किसी को रहेगा नहीं सर शायद गामा में रहेगा, एक्सरे में रहेगा, तो वो गूगल करेंगे, क्या करेंगे, और अल्ट्रा वायलेट का लैम्डा का रेंज देख लेंगे कहाँ से कहाँ के बीच में होता है। या किसी को रहेगा नहीं होता ना है, कोई मूवी देख लिए, हल्क मूवी देख लिए जिसमें गामा रे ले रहा है, कॉस्मिक रे राइट, तो उसमें अब ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा जाके मूवी अभी देख ही लेना है, वो सब बाद में कीजिएगा। एक दिन और मैं कोई एक मूवी देख रहा था, बड़ा अच्छा मूवी था। नहीं जनरली घर पे मैं रहता हूँ तो उसमें थीम अच्छा होता है, तो हॉलीवुड का ही थोड़ा बच्चों को भी साथ बैठा कर कि देखो थोड़ा कुछ साइंटिफिक दिमाग डेवलप होगा, ऐसे इंटरटेनमेंट मुझे अच्छा लगता है। हिंदी मूवी में तो एक ही थीम चल रहा है, अपना दिन भी आएगा। देखते हैं अभी साउथ इंडियन का जो मूवी का थीम अब प्लस कितना बेहतरीन बनता है, बाहुबली का दोनों सीरीज राइट। आधा लोग तो इसलिए देखने चला गया कटप्पा का क्यों मारा कटप्पा ने क्यों मारा राय बाहुबली को राइट। कितना बढ़िया थीम था, एक्सेलेंट लगा, उसका डेकोरेशन जो उसका इंफ्रा जो भी था, जिसको अब उस टेक्निकल वर्ड क्या रहेगा। मैं तो बाहुबली कम 4-5 बार देख लिया हूँ, 2 बार तो हॉल में देख लिया और कितना बार मोबाइल में देख लिया, टीवी में भी अगर आते रहता है तो देख लेता हूँ। हालांकि मौका नहीं मिलता है, अब उसमें बहुत है ना, मतलब कोशिश करते हैं कि बैठ के देखो, मतलब मैं भी उसमें एंटरटेनमेंट 10-15 मिनट हो जाएगा, बट उन लोगों को ऐसा नहीं, कार्टून का एडिक्शन हो गया है कि क्या कार्टून रहता है, नहीं अब वो ख़त्म हो गया, पी करके कुछ कार्टून होता है। नहीं मतलब कार्टून का थीम लेकिन बहुत बढ़िया से बनाया जाता है, मतलब उसमें आप भी देखिएगा ना तो एक बचपन आ गया बच्चों के साथ, मतलब मैं तो क्या कर सकता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ, देखना ही है तो उसी में अपना दुनिया खोज लेते हैं। हाँ ऐसे गार्डन है, कटिंग हो रहा है, कुछ भी सिखाया जा रहा है। नहीं डोरेमोन तो भाई वो बहुत साइंटिफिक है, वो सब वर्जन पुराना हो गया। हाँ अच्छा है, चलिए अब इस पर लाइमन गायब हो जाएगा, तो यहाँ समझ में आ गया, कंक्लूड कर लिया जाए। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का ऑल लाइंस, लिख लीजिए एक लाइन कंक्लूजन, ऑल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम fall in ultraviolet zone, fall in ultraviolet zone। Yes, all lines of Lyman series of hydrogen atom fall in which zone? UV zone, ultraviolet zone। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है, डेटा के साथ। अब यहाँ देखेंगे मेन थ्योरी को ध्यान से रखिएगा, जिसकी अभी हो सकता है कि ड्रॉपर बैच के बच्चे या कुछ 12th का न्यू स्टूडेंट लग रहा होगा कि अच्छा प्रॉब्लम शायद ऐसा ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम अच्छा लिया जाएगा। बामर सीरीज का बेस लाइन, और सारा बात अभी हाइड्रोजन के लिए, बामर सीरीज का बेस लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे बट डायरेक्टली कहाँ फॉल करना चाहिए, यस। तो ये मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, ये क्या रहेगा, इसको n इक्वल टू इन्फिनिटी मान लेते हैं राइट, और इसे क्या बोलिएगा, लास्ट लाइन, अरे क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन। अब ध्यान से देखा जाए, यहाँ भी सेम बात, विच लाइन इज द मोस्ट इनर्जेटिक फॉर बामर सीरीज, लास्ट लाइन तो लिखवाए ना, जनरलाइज किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन क्या रहेगा, मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन वहाँ से निकलेगा, करेक्ट, क्योंकि इसका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप करना है राइट।
अब आप एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन के थ्रू इसका थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्या सेंटेंस बनाने का रिक्वायरमेंट है एवरीवन, याद रहेगा? ठीक है। फाइंड वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम। इन टर्म्स ऑफ आर भी बताना है और इन न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताना है, ठीक है। देखिए बामर के लिए ऐसे जनरलाइज कर दिया जाए, अगर बामर से लाइक फार्मूला बनाना हो तो क्या, देखिए तो मैंने जनरलाइज सही किया फार्मूला, इसको फिक्स कर दिया और इसको वेरी कर दिया, बट इसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है? 3। इंटीग्रल वैल्यू ही लेना है, राइट। इसका मतलब फर्स्ट ही तो मेरा रहेगा लैम्डा मैक्स, राइट। कितना आया इन टर्म्स ऑफ आर वैल्यू बताइए तो थोड़ा। 36/5 आर, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 655 नैनोमीटर। और लैम्डा मीन क्या रहेगा? लास्ट लाइन 4/r, मोटामोटी 366 के आसपास कितना है? 4 नैनोमीटर। अब देखिए कितना बढ़िया हो गया। विजुअल कहाँ से शुरू होता है एवरीवन? विजुअल का जो जनरलाइज जोन है ये है ना 350 से 750, और इसके बीच में बामर मेरा हाइड्रोजन एटम का यहाँ तक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 364.4 से कहाँ तक? 655.5 या 655 भी मान लीजिए। तो देखिए बामर तो यहाँ से यहाँ तक था, सॉरी विजुअल यहाँ से यहाँ तक है, बामर के लिए इतना ही चाहिए था। तो कंप्लीट बामर हाइड्रोजन का विजुअल जोन में फॉल करता है। प्रूफ हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि बामर से विजुअल जोन में है? हाँ ना बोलिए। ड्रॉपर बैच के बच्चे नहीं बोल सकते हैं भाई, यही तो सबसे बड़ा मिथ था। यहाँ पे ही मिस्टेक होगा। यहाँ देखिए मेन की पॉइंट, सिर्फ आप हाइड्रोजन के लिए बोल सकते हैं और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हीलियम प्लस का बामर से फॉल इन, पहला ऑप्शन विजिबल, दूसरा ऑप्शन अल्ट्रावायलेट, तीसरा ऑप्शन इंफ्रारेड और फोर्थ नन ऑफ दिस। बट आपको दिमाग जहन में तो बैठा हुआ बामर मतलब विजुअल, बामर मतलब विजुअल, ये जनरली सबके माइंड में बैठ जाता है। बट वहाँ पे वो टर्म को बार बार छोड़ देते हैं कि अगर बामर मतलब विजुअल किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए। और यहाँ पे न्यूमेरिकली मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। करेक्ट। बामर सीरीज सिर्फ क्या हाइड्रोजन एटम के लिए रहेगा या दूसरे के लिए भी रह सकता है? दूसरे के लिए भी हो सकता है। आर जेड स्क्वायर जेड है ना, राइट। तो बामर के लिए डिफिनेशन क्या था? ऑर्बिट डायरेक्टली कहीं से भी ऑर्बिट नंबर 2 पे आए, और किस एटम के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम प्लस भी हो सकता है। करेक्ट। इसलिए यहाँ पे स्पेशली एक मिनट में लिखवा दूंगा, वेट कीजिए। तो यहाँ पर स्पेशली क्या मेंशन करना चाहिए? बामर सीरीज फॉर बामर सीरीज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजुअल जोन। फॉर अदर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट मे और मे नॉट, इट मे और, जैसे बोले हैं वैसे लिख लीजिए।
नोट करके। यस, बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम fall in visible zone. Line of Balmer series for hydrogen atom falls in visible zone. For other one electron system may or may not. इसको एक क्वेश्चन से समझा जाए तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है। लिखिए, फाइंड मैक्सिमम लैम्डा ऑफ बामर सीरीज फॉर हीलियम प्लस। फाइंड आउट मैक्सिमम लैम्डा फॉर बामर सीरीज फॉर हीलियम प्लस। बामर सीरीज में मैक्सिमम लैम्डा कौन सा होगा? 3 से 2 फर्स्ट लाइन, 3 से 2 फर्स्ट लाइन करेक्ट। लेकिन किसके लिए है? हीलियम प्लस के लिए। न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके बताइए फास्ट। वन बाई लैम्डा फर्स्ट लाइन, बट किसके लिए एवरीवन? आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। देखिए तो मैंने सही लिखा। और आर यहाँ पे 4 कर दें, कितना हो जाएगा? 5/4 इंटू 9। सही है ना एवरीवन? 4 से 4 कैंसिल आउट। देन लैम्डा फर्स्ट लाइन का, और यही तो मेरा मैक्सिमम लैम्डा रहेगा, कितना हो जाएगा? 1/, ओके 9/5 अपना स्टूडेंट, 9/163.9। यस, यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू आ गया, करेक्ट। अब कंपेयर कीजिए, गलती होने से बच गए, समझे? विजिबल यहाँ था, करेक्ट। और जो हीलियम प्लस का बामर सीरीज का मैक्सिमम लैम्डा निकाले हैं, उससे बड़ा लैम्डा तो बामर का नहीं मिलेगा। हीलियम प्लस का मैक्सिमम वैल्यू निकाला है ना, बाकी जो हीलियम प्लस का लैम्डा मिलेगा बामर सीरीज का, इससे बड़ा रहेगा या इससे छोटा ही रहेगा? तो इसका जो लैम्डा मैक्स है हीलियम प्लस का बामर सीरीज का, वो इसका विजिबल का मिनिमम से भी कम है। तो यहाँ इसका मतलब है कि हीलियम प्लस का बामर सीरीज का कोई भी लैम्डा क्या इस जोन में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ये कौन सा जोन है? अल्ट्रावायलेट। कौन सा जोन है? अल्ट्रावायलेट, करेक्ट। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि हीलियम प्लस का बामर सीरीज विजुअल में होता है या ईवी जोन में होता है? ईवी जोन में। तो सर आपने तो एक ही लैम्डा बताया, जो मैंने लैम्डा बताया वो मैक्सिमम लैम्डा बता दिया, बाकी इसका जो लैम्डा रहेगा वो इससे इधर ही रहेगा, इधर नहीं जाएगा, करेक्ट है ना एवरीवन? ऑनलाइन के बच्चे, तो अब दिमाग में बैठ गया ना बात। कौन सा बात? कि बामर सीरीज में सिर्फ हाइड्रोजन का विजुअल रहेगा, बाकी का नहीं रहेगा। मे और मिनट तो मैं ऐसे ही लाइन बनाने के लिए दिया हूँ, बट एक्चुअली नहीं रहेगा, ठीक है। इसका कहीं पे अगर प्रॉब्लम में यूज किया जाएगा तो वहाँ पे स्ट्राइक करेगा माइंड में। चलिए, उसके बाद कौन सा सीरीज? अब ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। लाइमन, यहाँ देखिए भाई, बामर, उसके बाद
किसके लिए भी बात कर रहे हैं? उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है? ब्रैकेट, राइट। उसके बाद पी फंड, और उसके बाद हम तो अब इतना डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। n इक्वल टू n से डायरेक्ट जंप कहाँ पे? ये है बेस लाइन। कौन सा लाइन? डायरेक्ट जंप, इनडायरेक्ट नहीं। इसमें कहाँ से कहाँ तक? कोई भी ऑर्बिट नंबर है तो डायरेक्ट जंप कहाँ तक? तो बामर का बेस लाइन क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब उसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, अब तो काउंट कर लीजिएगा। पास्चन में कहाँ रहेगा? n इक्वल टू n से n इक्वल टू, बट यहाँ जो n इक्वल टू n है उसका कंडीशन है कि यहाँ पे n का वैल्यू 2 से बड़ा रहेगा। यहाँ पे जो n है उसका कंडीशन है 1 से बड़ा रहेगा। यहाँ पे n इक्वल टू, यहाँ पे n का वैल्यू n इक्वल टू 3 पे आना पड़ेगा, राइट। 3 से बड़ा रहेगा। यहाँ पे n इक्वल टू n से कहाँ पे? और यहाँ पे n इक्वल टू n से n इक्वल टू 5 पे, और यहाँ पे n इक्वल टू n से n इक्वल टू 6 पे। बस ये नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या कैलकुलेट करवाते रहे हैं? फर्स्ट लाइन निकालिए, लास्ट लाइन। आइडिया तो मिल गया ना कि कैसे निकालते हैं। बट हाइड्रोजन के लिए एक कौन सा जोन है एवरीवन? EV। बट ये मैं बात हाइड्रोजन के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए ऊपर लिख दिया हूँ। एक किस में रहेगा एवरीवन? विजुअल। अब बाकी सब रहता है इंफ्रारेड में, ठीक है। बट इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पास्चन भी विजुअल जोन में आ जाए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है दूसरे के लिए। किसके लिए? दूसरे के लिए। तो नहीं, तो थोड़ा डेटा के हेल्प से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा था, वहाँ से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप बातों को एक्सेप्ट कर पाए। ओके, क्या बोले? हाँ, ये मैं लिखा हूँ बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब है जहाँ पे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। क्या इन सब के लिए फार्मूला बनाने का रिक्वायरमेंट है, या 1 बाई लैम्डा वाला फार्मूला चलेगा? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, करेक्ट। अब लिखिए स्टूडेंट, हेडिंग बनाइएगा। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको बातों को ऐसे समझिए, यहाँ देखिए। पहले एक एग्जांपल से हेडिंग समझ गए ना। सैंपल का मतलब अरबों खरबों वहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। समझने के लिए भाई मान लेते हैं कि आपको बोल दिया गया कि ये हाइड्रोजन का सैंपल है, हाइड्रोजन एटम का ये सैंपल है, और इसमें ऑल हाइड्रोजन एटम इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कहाँ पे है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट। और इसको थर्ड एक्साइटेड का मतलब, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर 4, मतलब सारा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे पहुँचा हुआ है। सारे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और उसमें से यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी है। कहाँ से कहाँ तक?
4 से 1 के बीच में कोई भी ट्रांजिशन के लिए फ्री है। 4 से किसके बीच में? 4 से 1 के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड, ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड। तो कितना टाइप का डिफरेंट लाइन आउट हो सकता है? यस तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, कोई एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी, बट वहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम नहीं है, सैंपल है, करेक्ट है ना? ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, बाकी हाइड्रोजन तो बचा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि दूसरे एटम में यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आए, करेक्ट हो गया। ये भी हो सकता है कि किसी एक हाइड्रोजन एटम में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आके रुका रहे, बट 4 से 1 के बीच में कोई भी ट्रांजिशन, तो कितना डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी है। एक ये भी हो सकता है, करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। एक ये भी तो हो सकता है। इसके अलावा और कोई गैप बचा हुआ है देखिए तो, दिमाग दौड़ाइए, कोई है? ऑनलाइन के बच्चे आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग तो बिल्कुल मेन टाइम पे साइलेंट हो जाते हैं। नहीं है, इसका मतलब है कि 4 से 1 के बीच में फॉर ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन ही इमिट हो सकता है। बस ओनली 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है, करेक्ट है ना? इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, व्हेन ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड बिटवीन ऑर्बिट नंबर 4 टू ऑर्बिट नंबर 1, फॉर ऑल व्हेन ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड फॉर ऑर्बिट नंबर 4 टू ऑर्बिट नंबर 1 के बीच में सैंपल में किस सब में कुछ से कुछ होते रहे। मतलब कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट का जो सीढ़ी है वहाँ से जाना है, तो जल्दी में रहते हैं वो 2-2 सीढ़ी छलांग लगाते हुए जाते हैं। जो बहुत सीधा बच्चा है एकदम एक सीढ़ी को टच करते हुए जाएगा। कोई देखते हैं कोई 3 सीढ़ी भी छलांग लगाता है, थैंक गॉड डायरेक्ट नहीं करता है, लिफ्ट डायरेक्ट लिफ्ट से ही चला जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो गया। वैसे ही जब सैंपल है और मैं बोल दिया कि भाई 4 से 1 के बीच में आपकी मर्जी, जितना भी आप ट्रांजिशन इसमें कर सकते हैं, तो ये किसी एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, दूसरे में हो सकता है यहाँ से यहाँ आके रुका हुआ है, राइट। तीसरे में हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इस तरीके से डिफरेंट में डिफरेंट चीज़ हो सकता है। तो 4 से 1 के बीच में कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो सारा पॉसिबिलिटी काउंट करना पड़ेगा आपको, करेक्ट है ना एवरीवन? अब बोलेंगे ही नहीं, देखिए पूछ कर चुप हो जाते हैं, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, बट अगर मेरे पास एक सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम होता, सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम होता, तो क्या ये डिफरेंट टाइप का 6 पॉसिबल था? एक ही स्टूडेंट अगर है और उसको बोला जाए कि मैक्सिमम सीढ़ी टच करके जाओ, मैक्सिमम क्या कर सकते हो, वो सारे सीढ़ी को टच करते हुए जाएगा। तो अगर मेरे पास एक ही हाइड्रोजन एटम होता, उस सैंपल नहीं रहता, और 1 हाइड्रोजन एटम मतलब आइसोलेटेड एक ही हाइड्रोजन एटम, और वो ओनली 1 हाइड्रोजन एटम से मैक्सिमम डिफरेंट टाइप का फोटोन अगर आउट करना रहता, तो ऐसे करते, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मैक्सिमम 3 ही हो सकता था, करेक्ट। इतना सारा क्यों सोच लिए? क्योंकि आपके पास एक नहीं है, अरबों खरबों है, कुछ सब में कुछ ना कुछ हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई किसी हाइड्रोजन एटम में 4 से 2 तक आके रुका हुआ रहे, किसी में 4 से 3 तक आके रुका रहे, तो ये 4 से 3 आएगा तब भी तो एक फोटोन आउट होगा, और किसी में यहाँ से यहाँ तक आ जाए। इस तरीके से सैंपल में इस सारा पॉसिबिलिटी होगा, करेक्ट है ना? तो फार्मूला बना लिया जाए। तब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, बिटवीन, ऐसे लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स
इमिटेड, इसी को कहीं पे क्वेश्चन लिख रहा था टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स इमिटेड बिटवीन n2 टू n1, कहाँ से कहाँ के बीच में, जैसे मैंने यहाँ बोला 4 से 1 के बीच में, राइट, बिटवीन n2 टू, बट ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बिटवीन n2 एंड n1 बाय ए सैंपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, by a sample of one electron system equal to, इस पे क्वेश्चन आएगा, मेडिकल के बच्चे देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है, ठीक है। जहां पे डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है n2 यस, इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके निकाल लेंगे, 4 से 1 के बीच में है तो देख लीजिएगा, अरे बोल देंगे 20 से 1 के बीच में, 20 से 1 के बीच में टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स, तो डायग्राम ही बनाते रह जाइएगा पूरा एग्जाम में, राइट। इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, बिटवीन 20 टू 1 के बीच में कितना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स, लेकिन एक किसके लिए, सैंपल के लिए, तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ये हो गया कितना 19 ना, इंटू 19 प्लस 1 20 और डिवाइड बाई 2 190, 190 होगा भाई, हो गया ना। अभी इस थीम का क्लाइमेक्स आना बाकी है, रुकिए ना, अभी जो ऑनलाइन कर रहे हैं अब देखिए कैसे कैसे आंसर देंगे, अभी इसका क्लाइमेक्स आना बाकी है। चलिए ये अभी जो जानते हैं वो चुप रहेंगे, ड्रॉपर बैच के बच्चे इसका आंसर देंगे। 4 से 1 के बीच में एक इसका आंसर रागनी मिश्रा देंगे। 4 से 1 के बीच में टोटल कितना फोटोन है, 6 ना निकाले, अभी कितना निकाले हैं 6। इसके लिए बात करते हैं, इस डायग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूं। इस आउट ऑफ 6 मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा ट्रांजिशन का होगा, आंसर दीजिए, टाइम आ गया। आउट ऑफ 6 मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू विच ट्रांजिशन, बोलिए ऑनलाइन के बच्चे। देखिए अब क्या वो कुछ स्टूडेंट का आंसर रहेगा वो, क्योंकि वो लाइमन से इन्फ्लुएंस है, वो लाइमन से इन्फ्लुएंस है, वो 2 से 1 सोच रहे हैं, माइंड में बोल नहीं रहे लेकिन सोच ही रहे हैं। अब हाँ बोलिए, है ना ऐसा बात ऑनलाइन का स्टूडेंट, 2 से 1, करेक्ट आंसर इज 4 से 3, बिकॉज आपको पढ़ाया गया कि आप तो ये देख लीजिए गैप, बट ये क्या गैप है, 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच का, ये भी तो 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट है, राइट। और अब वी नो दैट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। लाइमन नहीं था या बामर नहीं था, ये सेपरेट टाइप का सीरीज नहीं था, इसमें जितना भी फोटोन है उसमें सबसे लिस्ट देखना था। तो सबसे लिस्ट देखने के लिए आपने सोचा कि 2 से 1 ये सबसे छोटा गैप रहेगा कॉन्जुगेटिव, 2 से 1, भाई ये भी तो कॉन्जुगेटिव है 4 से 3, तो ये गैप छोटा रहेगा, ये गैप छोटा रहेगा। ऐसा मैंने एक लाइन लिखवाया था, जब हम लोग हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। तो ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये भी कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच का गैप, ये भी कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच का गैप, और ये भी कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच का गैप। सबसे छोटा गैप किसका रहेगा, 4 से 3 रहेगा। ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हो गया, क्योंकि लाइन मैं प्रूफ करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल कर चेक कर लिया था, राइट। समझे एवरीवन।
तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता था। क्वेश्चन आप देखिए, मेन क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बोल दिया जाता था बाई ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड बिटवीन 4 से 1। देन पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन, उसी में रहता आउट ऑफ 6 फोटोन मैक्सिमम वेवलेंथ का वैल्यू क्या रहेगा। 99% बच्चे इसका आंसर दे के आ जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4 से 3। करेक्ट है ना? आप समझे कि 4 से 3 मैं क्यों बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ गया? इसमें और बात बनाने का रिक्वायरमेंट है नहीं? ठीक है। और जिनको अभी नहीं समझ में आया वो पूछ लीजिए, जो ऑनलाइन में हैं। तो मिनिमम वेवलेंथ इसका रहेगा, जिसका एनर्जी गैप सबसे बड़ा रहेगा। एनर्जी गैप मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, यही थी में चल रहा है ना। ये तो मैं नहीं भी बोलता तो आप लोग को बताना चाहिए। अब एनर्जी गैप मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम। तो 20 1 ऑर्बिट नंबर 20 से ऑर्बिट नंबर 1 के बीच का अगर ये बात रहता तो लैम्डा मैक्स किसके करस्पॉन्डिंग रहता, 20 से 19, 20 से 19, और मैक्सिमम 20 से 1। करेक्ट? मुझे लगता है कि अब इस थीम पे आप लोग नहीं भूल पाइएगा। सर भरोसा मत कीजिए हम लोग गजनी मूवी देखे हुए हैं, था ना एक मूवी यस, उसी के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसी के लिए क्या बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स। इतना में तो अंदर से एकदम ऐसा हो जाना चाहते हैं, सर इतना कमेंट करते हैं, अब तो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के दिखा दूंगा, फिर भी नहीं, अंदर से अंतरात्मा जागता है। वी आर वेरी एब्रेसिव मटेरियल, राइट? एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है, कुछ भी डालिए रिएक्शन ही नहीं करेगा, लाइक कोरोंडम SiO, करेक्ट, या कार्बोरंडम, सॉरी SiC कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड का नाम क्या था, कार्बोरंडम। कोरोंडम क्या था, Al2O3, Al2O3। चलिए अब एक और फार्मूला आज का लास्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। आइसोलेटेड बोल रहे हैं मतलब सिंगल हाइड्रोजन एटम, राइट? आइसोलेटेड का मतलब सैंपल नहीं समझना है स्टूडेंट, बाय एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। तो देखिए आपके पास कोई अगर आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, आइसोलेटेड ऐसे कुछ मानिए, ये है 1 ऑर्बिट नंबर 2 3 4 5 और एक इस एनर्जी स्टेट में है, और मेरे पास एक ही एटम है हाइड्रोजन का। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा हूँ, मिनिमम या मैक्सिमम? तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, सबको टच करते हुए आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड क्या हो सकता है, N2 माइनस N1, करेक्ट है ना? 5 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, 4, 1 2 3 एंड 4। तो क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू व्हाट, N2 माइनस N1। इसका मतलब ट्रांजिशन किसके बीच में होना है, N1 और N2 के बीच में। इसको बॉक्स में फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला खुद से बना पाएंगे जो मैंने बोला, किसके बीच में ट्रांजिशन? ये तो बहुत आसान था स्टूडेंट। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास सिंगल, यहां देखिएगा सिंगल हाइड्रोजन एटम है और 5th एनर्जी स्टेट में है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 तक आना है, ये बोला रहेगा कि 5 से 1 के बीच में आना है। देन मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स इमिटेड। तो मैक्सिमम के लिए क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जंप लेना है या मैक्सिमम लेवल के बीच का काम करते हुए आना है, करेक्ट? आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखिएगा फोटोन आउट करने का, तो आप पहले 5 से 4 आएंगे, फिर 4 से 3 आएंगे, 3 से 2 आएंगे और 2 से 1 आएंगे। तो 1 2 3 एंड
4। करेक्ट है? तो फार्मूला नहीं लगता है कि 5 - 1 = 4 आ गया। वैसे ही अगर N2 से N1 के बीच में आना है, किसके बीच में? इसके बीच में बहुत सारा ऑर्बिट है और सिंगल हाइड्रोजन एटम है, आइसोलेटेड एक ही एटम, तब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन आउट होगा? N2 - N1। करेक्ट ना? चलिए, तो सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम लोग किसका बात करने वाले हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये फॉर्मूला पिछला वाला फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन के सैंपल के लिए होगा? नहीं, फॉर ऑल सैंपल। ट्रांजिशन सिर्फ हाइड्रोजन थोड़े होगा, इसलिए वहाँ पे लिख दिए थे फॉर ऑल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब बिकॉज ये हाइड्रोजन का ही बात होते रहता है इसलिए हाइड्रोजन आ जाता है, बट इट इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सैंपल। ट्रांजिशन में तो सैंपल का कोई मतलब ही नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन। अब हाँ, एनर्जी का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। ओके एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।